हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 4 मेरा यात्रा वृत्तांत, जिसे लिखा गया है यात्रा लेख शैली में। इस यात्रा लेख में हम पढ़ेंगे गुलाबी शहर की मेरी यादें। लेखक द्वारा गुलाबी शहर के बारे में जो उसकी यादें हैं वो यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपने यात्रा लेख को एक आकर्षक शीर्षक देना होता है, उसे एक टाइटल देना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है गुलाबी शहर की मेरी यादें। उसके बाद जो पहला पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें आकर्षित ढंग से उसकी भाषा होनी चाहिए और उसमें जिस जगह की यात्रा के बारे में लिखा जाए उसके बारे में जिक्र किया होना चाहिए। तो लेखक इसमें पहले पैराग्राफ में लिखता है, घूमने के नाम पर तो मैं नींद में से उठकर भी चल पड़ता हूँ, फिर भला ऐसा कैसे होता कि मुझे गुलाबी शहर देखने का मौका मिले और मैं ना जाऊं। जैसे ही साथियों ने कहा कि कल हम जयपुर घूमने जाएंगे तो मेरे मन में राजाओं जैसी अनुभूतियां हिलोरे खाने लगी। अब सेकंड स्टैंजा जो है उसमें लिखा जाता है, कहाँ कब कैसे कौन जैसे प्रश्नों की जानकारी, कि कैसे गए, कहाँ कहाँ पर गए, ये सब इस बातों के बारे में सेकंड जो पैराग्राफ है सेकंड स्टैंजा में बताया जाता है। जब सुन लिया गया कि कल जयपुर जा रहे हैं तो नींद तो जैसे हवा हो गई। मतलब लेखक को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हमने रात को ही पूरी योजना बना डाली। तय हुआ कि हम आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और हवा महल देखेंगे। रेल का आरक्षण तो इतनी जल्दी संभव नहीं था। हमने दिल्ली से ही टैक्सी का प्रबंध किया। अपना कैमरा और मोबाइल रात को ही संभाल कर रख लिया। सभी को सुबह 4 बजे धौला कुआं पहुंचने का समय दिया गया। उत्सुकतावश मेरे जैसे देर से उठने वाले बिस्तर प्रेमी भी 10 मिनट पहले ही मिलन स्थल पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही हम सब हंसी ठिठोली करते गुलाबी शहर की ओर चल पड़े। इसमें यह बताया गया है कि लेखक जब जयपुर घूमने के लिए जाने लगा तो वो सारे साथी कहाँ पर इकट्ठा हुए और कैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ होता है उसमें उस जगह के मुख्य जो आकर्षण केंद्र होते हैं, जो जो घूमने की जगह होती है उनके बारे में और लेखक के अनुभवों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा इसमें उपमा रूपक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और जो लेख की भाषा होती है वो साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सुबह 8 बजे हमने जयपुर में दस्तक दी तो वास्तव में ही यथा नाम तथा गुण वाली कहावत चरितार्थ हो गई। हमने देखा कि गुलाबी शहर के सारे भवन और अट्टालिकाएं गुलाबी रंग में सराबोर है। रोमांच इसलिए भी बढ़ गया कि गुलाबी रंग मेरा प्रिय रंग भी है। मैं पहली बार किसी ऐतिहासिक जगह की यात्रा पर निकला था तो नवजात शिशु की तरह जयपुर की हर एक विशेषता को टुकुर टुकुर निहारे जा रहा था। वैसे तो खेल उत्सवों के मौके पर एकाध ऊंट अपने शहर में भी दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ सड़क किनारे चलती ऊंटों की कतारें, पुरुषों की पगड़ी और उनके द्वारा मूछों पर ताव देना, रंग बिरंगी चुनरी की घूंघट में मुंह छिपाती महिलाएं और दुकानों में बजते राजस्थानी लोकगीत, आहा, मैं तो कहीं खो ही गया था। इस चहल पहल के पलों के बीच ही हमारे चालक साथी ने कहा, लो जनाब, आमेर का किला आ गया। जैसा सुना था उससे भी कहीं अधिक लुभावना और आकर्षक राजशाही गढ़ आमेरगढ़। हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले किलों के दृश्य से आज हमारा साक्षात्कार हो रहा था। किले तक पहुंचने से पहले ही एक सुंदर झील आपका स्वागत करती है, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां अटखेलियां करती नजर आती हैं। किले को ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है। वहां से किले के प्रतिबिंब इस झील में साफ दिखता है। कहते हैं कि इस दृश्य का सायंकालीन नजारा देखने लायक होता है। प्रतिबिंब का मीनिंग होता है बच्चे परछाई। शौकीन लोग तो सड़क से किले तक अभी भी गजराज की सवारी करके आते हैं। गजराज मीनिंग हाथी। लेकिन हमने पद यात्रा करनी ही उचित समझी। राजस्थान के इस किले को अपना ही गौरवशाली इतिहास है। इसके मुख्य द्वार और दीवारों पर की गई नक्काशी को हम निहारते ही रह गए। पता है
नहीं कहाँ से इतने बड़े किले का निर्माण करने के लिए लाल पत्थर लाए होंगे ये लोग। तब तो इतनी मशीनें और उपकरण भी नहीं होते थे। आमेर किले के अंदर वैसे तो हर एक चीज अपनी ओर खींचती है, लेकिन यहाँ का शीश महल भी अपने आप में अद्वितीय है, जिसे देखे बिना वहां जाने वाला कोई पर्यटक रह नहीं पाता। इस शीश महल के अंदर जाते ही हर तरफ अपना ही चेहरा नजर आता है। इस गौरवशाली धरोहर के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को कैमरे में कैद करके हम नाहरगढ़ किले की ओर बढ़ चले। किले के समीप पहुंचते ही हिंदी फिल्म जोधा अकबर के दृश्य मेरी आंखों के आगे प्रत्यक्ष होने लगे। यह किला इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि आप इसके झरोखों में से पूरे जयपुर शहर का दीदार आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर संरक्षित की गई तोप पर्यटकों को दशकों पहले की सेनाओं के बीच होने का एहसास कराती है। हमने भी इसके चारों ओर घूमकर खूब तस्वीरें खींची। समय इतनी तेजी से भाग रहा था कि हमें सुबह से शाम का पता ही ना चला। हमने तुरंत हवा महल की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि कहा जाता है अगर जयपुर जाकर हवा महल नहीं देखा तो फिर क्या देखा। महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर बने जालीदार झरोखे, वास्तव में इनसे आने वाली हवा ने हमें जून के महीने का एहसास ही नहीं होने दिया। पूरे महल में ऐसी 953 खिड़कियां हैं जो इस महल को हवा देने का काम करती हैं। हम लोगों ने इन झरोखों से बाहर के नजारे भी देखे। कहते हैं कि राजकुल की महिलाएं भी उस समय इन्हीं झरोखों से शहर के उत्सवों का लुत्फ उठाती थी। जयपुर की इन गौरवशाली विरासतों की झलक का आनंद लेने के बाद हम जयपुर बाजार में निकल पड़े। हाँ जी, जब फोर्थ स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के पहनावे, खान पान और संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। वहाँ के लोग चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ दुकानों पर कई पुरुष बड़ी बड़ी पगड़ियां पहने हुए दिखे। चूड़ियों की दुकानों पर हमने देखा कि महिलाएं घाघरा चोली और रंगीन चमकदार कपड़े पहने हुई थी। उनकी पूरी कलाइयां रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी हुई थी। जैसा किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, बिल्कुल वैसा। राजस्थान के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। वहाँ की मंगोड़ी, दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी और छाछ का हमने भी जी भरकर आनंद लिया। कहीं कहीं पर राजस्थानी लोकगीतों में घाघरा पहने महिलाएं मनमोहक घूमर नृत्य करती भी देखी जा सकती हैं। 5वें परिच्छेद में वहां जाने के साधन, ठहरने की जगह आदि के बारे में और वहां के लिए उपयुक्त मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत को जानने के लिए हर एक व्यक्ति को जयपुर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत के अधिकांश राज्यों से बस, रेल और हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध है। ठहरने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार उचित दरों पर होटल और रैन बसेरे उपलब्ध हैं। आज के तकनीकी युग में सब कुछ आपके मोबाइल पर मौजूद है। वर्तमान में यात्रा करने और ठहरने के लिए कई वेबसाइट अपना प्रचार करती हैं। इनमें से आप स्वेच्छा अनुसार दरों का चुनाव कर ठहरने और खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं। जयपुर जाकर हमें पता चला कि यहाँ आने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखकर यात्रा को और भी अधिक सुखद बनाया जा सकता है। जैसे जयपुर में गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए नवंबर से फरवरी का समय सबसे सुखद समय है। हल्के सूती वस्त्र पहनना और धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना भी लाभदायक होता है। छठा परिच्छेद, उस समय उस जगह के विषय में कोई विशेष सावधानी या ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख करें। न सिर्फ जयपुर बल्कि हम कहीं भी जा रहे हो तो हमें अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखने में पूरा सहयोग देना चाहिए। उन जगहों पर लिखे नियमों का पालन करना चाहिए
उस स्थान को स्वच्छ और दर्शनीय बनाने में सहयोग करना चाहिए, मतलब कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यूं तो जयपुर का बाकी सौंदर्य देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अधूरे मन से यही कहता चला आया, क्यों सिमट के यूं रुका है, आ जरा बाहर निकल, जिंदगी है एक सफर, तू इस सफर के साथ चल। थैंक यू।